बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज का हमारा ये शो 2025 का आखिरी शो है। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी 2026 में, अगले साल में, नई उम्मीदों के साथ, नई जहतों के साथ, नई कह लीजिए कि नई एम्बिशंस के साथ इंशाल्लाह आपसे अगले साल मुलाकात होगी। आज के शो में हमने कोशिश की है कि इसको इस तरह थोड़ा सा डिज़ाइन किया है कि 2025 में हमने क्या क्या किया, क्या क्या अचीव किया, किस किस फ्रंट के ऊपर हम कोई बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर सके। दो तीन फ्रंट्स के ऊपर ही ज़्यादा बात करेंगे। एक तो हमारा डिफेंस फ्रंट, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। रीज़न कि दुनिया की तारीख की एक अजीब सी ऐसी जंग कि जिसमें एक छोटे मुल्क ने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को जिस तरह पिछाड़ा, और फिर जैसे सुपर पावर्स जो हैं वो वाह 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 करती रहेगी। मैं अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात कर रहा हूँ, फिर वो वाह वाह करती रह गई। और कैसे आसिम मुनीर साहब हमारे फील्ड मार्शल, उनकी अचीवमेंट्स वो पूरी दुनिया में कैसे मोतरिफ हुई, पूरी दुनिया पाकिस्तान की, उसके ऊपर बात करेंगे आज के शो में। और हम कितने प्रिपेयर्ड हैं 2026 के लिए। रीजन, यस, वी डिड सेलिब्रेट मे का जो हमारा स्टैंड ऑफ था हिंदुस्तान के साथ, जो हमने एक तारीखी जंग जीती, वी डिड सेलिब्रेट एज अ नेशन, और वो आपकी और मेरी, हम पूरी कौम की जीत थी। लेकिन एज अ नेशन हमें अपने चैलेंजेस को भी रियलाइज करना है। 25 में हमारे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहे, पॉलिटिकल चैलेंजेस हमारे बहुत ज़्यादा रहे, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस भी थे, इकोनॉमिक चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा थे। अब उस सारी सूरत हाल को मैनेज करके हमें आगे निकलते हुए 2026 में जाना है। हम ऑब्वियस इन 3 दिनों के अंदर, मैं नहीं कह रहा कि हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें कम से कम पता तो हो कि इश्यूज़ हैं कहाँ पे। जब तक हमें पता ही नहीं होगा इश्यूज़ कहाँ पे हैं, हम आगे कैसे चलेंगे। पॉलिटिकल फ्रंट की बात करें तो पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर भी एक बड़ी सियासी जमात जो है वो आज भी फील करती है दे आर कॉर्नर्ड, और उनके जो बानी चेयरमैन, उनके ऊपर जो केसेस हैं वो आए दिन, मतलब हर डेली हमारे टॉक शोज़ का हिस्सा रहे 2025 के अंदर। लेकिन 2025 में इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम हुई, कहीं पर हमें दिखाई नहीं देती, बजाय बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। एट द सेम टाइम जो कोलिशन गवर्नमेंट है हमारी, वो PMLN पीपल्स पार्टी प्लस कुछ और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ कोलिशन में है, वो स्मूथली उनका बजाय नज़र आया, क्योंकि उन्होंने अमेंडमेंट्स भी इतनी बड़ी बड़ी 26वीं 27वीं पास कर ली। सो 25 का साल जो है, ओवरऑल 2025 जो है, पाकिस्तान को लेकर एक बहुत हैपनिंग ईयर रहा है, बहुत हैपनिंग ईयर रहा है। मतलब एक बार फिर से पाकिस्तान ने दुनिया के नक्शे के ऊपर अपने आप को डिप्लोमेटिकली रीअलाइन किया है बहुत सारे लोगों के साथ, और एक नई शनाख्त के साथ पाकिस्तान आगे आया है। अब उस शनाख्त के साथ आपको और मुझे क्या करना है कि हम 2026 में मज़ीद बेहतर परफॉर्म कर सकें, अपनी मुश्किलात कम और सहूलियात बढ़ा सकें 25 करोड़ आवाम के लिए। आज के शो में उस पर बात करते हैं। और 2025 टाटा, और 2026 में इस उम्मीद, इस दुआ के साथ एंटर होते हैं इंशाल्लाह कि अल्लाह पाक अगले साल बहुत सारी आसानियां लेके आएगा। नाज़रीन, इस सेगमेंट में ज़रा देखते हैं, नज़र डालते हैं 2025 में दिफाई फ्रंट के ऊपर हमारा क्या मामलात रहे, क्या अचीव ही किया। हमने तो खोया कुछ भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर के अंदर। एंड व्हाट आर द चैलेंजेस अहेड, 2026 में हमारे चैलेंजेस क्या क्या है। हमें ज्वाइन किए एयर कमोडोर रिटायर्ड जनाब खालिद चिश्ती साहब ने। चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर टाइम। सर एक जरा क्विक सा रीकैप हमें दे दीजिए 2025 की हमारी अचीवमेंट्स का दिफाई फ्रंट के ऊपर, और 2026 के अंदर हमारे चैलेंजेस क्या क्या हैं। रीजन के हमारे बॉर्डर्स तो वही हैं, हमसाए तो वही हैं जो 2025 में हमने देखा कि क्या क्या हुआ। सर जरा क्विक सा एक रीकैप प्लीज दे दीजिएगा। जी बिल्कुल जी। अप्रैल के महीने तक जाहिर है पाकिस्तान की जो पोजीशन थी, खासतौर पर एक्सटर्नल, वो तो हिंदुस्तान या दूसरी बहुत सारी ताकतें ये समझती थी कि हम बहुत कम रेलिवेंट हैं या ऑलमोस्ट लेस रेलिवेंट हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने जो मार्का हमारे खिलाफ थोपा अप्रैल के बाद, जो पहलगाम में हुआ, जिसका हमने कहा कि इंक्वायरी करवा दें, करवा दें, छूट दे दें, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने उसको बहाना करके जाहिर है जो हमला किया, और 6 और 7 के दरमियानी रात सब उसको याद होगा कि जो 85 जहाज तकरीबन हवा में 12:30 बजे के करीब हवा में भेजे गए, जी। और जाहिर है इधर से पाक फिजाइया भी अलर्ट थी, और उन्होंने 5 मिनट के अंदर 42 जहाज हवा में लॉन्च किए रात को 12:30। पहले तो ये इन जहाजों का ये मिशन यही था कि डिफेंड करना है, यानी ऐसी किसी साजिश को या ऑफेंसिव प्लान को कामयाब नहीं होने देना कि पाकिस्तान के अंदर आकर किया जाए। फिजाओं की जाहिर है निगरानी करनी है, लेकिन जब पाक फिजाइया ने ये देखा कि ये हिंदुस्तान के जहाजों ने बियॉन्ड विजुअल रेंज जाहिर है वेपन्स कैरी करने के बावजूद जो एयर टू सरफेस लॉन्च किए वो अपने बॉर्डर के अंदर रहते हुए मारे। तो उसी वक्त पाक फिजाइया के सरबराह चीफ मास्टर जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने डिफेंसिव मिशन को ऑफेंस में कन्वर्ट किया, जो अनप्रेसिडेंटेड है। आमतौर पर ये नहीं हमें पढ़ाया या पढ़ा जाता कि एक डिफेंसिव मिशन हो बाय डिजाइन, उसको ऑफेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो वो किया। रेस्ट इज हिस्ट्री जिसको कहते हैं ना, कि फिर तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमें बता दिया कि हमने क्या किया, हमें तो पता ही है ना। एक बात सर, इसमें एक फैक्टर है जिसपे मैं थोड़ी सी आपसे रहनुमाई चाहूंगा। सर कहते हैं कि जो पाकिस्तान ने मिसाइल्स यूज किए थे मई के अंदर, उसकी रेंज का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी हिंदुस्तान की, और उसी का बेनिफिट पाकिस्तान ने लिया था। जरा उसको प्लीज थोड़ा सा एलाबोरेट कर दीजिएगा। जी बिल्कुल जी। अप्रैल के महीने तक जाहिर है पाकिस्तान की जो पोजीशन थी, खासतौर पर एक्सटर्नल, वो तो हिंदुस्तान या दूसरी बहुत सारी ताकतें ये समझती थी कि हम बहुत कम रेलिवेंट हैं या ऑलमोस्ट लेस रेलिवेंट हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने जो मार्का हमारे खिलाफ थोपा अप्रैल के बाद, जो पहलगाम में हुआ, जिसका हमने कहा कि इंक्वायरी करवा दें, छूट दे दें, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने उसको बहाना करके जाहिर है जो हमला किया, और 6 और 7 के दरमियानी रात सब ये उसको याद होगा कि जो
जी, दो वर्जन कही जाती है। एक कहा जाता है कि जो एक्सपोर्ट वर्जन है PL-15 की, वो कहा जाता था या हिंदुस्तान कहता था कि वो 150 किलोमीटर की रेंज है। लेकिन हमारे पास जो थे वो 200 किलोमीटर प्लस की रेंज आना होता। एक तो ये था, लेकिन उसको सिर्फ क्रेडिट नहीं जाता। ये जी मैं साफ नहीं करूंगा अगर मैं इससे एग्री करूं कि बुनियादी तौर पर ये वही था सिर्फ फैक्ट। पाक जी फिजाइया ने बहुत इनोवेशन लगाई। जी और ये भी मैं बताता चलूं कि जो 1 घंटे की बड़ी कॉम्बैट हुई थी, बहुत इंटेंस कॉम्बैट हुई थी, उसके पहले घंटे तक कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था किसी। जी उसके बाद पाक फजाइया को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने इनोवेशन किया, इन्होंने ऐसे अनकन्वेंशनल आउट ऑफ द बॉक्स किए जिसको जाहिर है मीडिया पर शेयर नहीं किया जा सकता ठीक सेंसिटिविटी है की वजह से। ठीक है तो फिर उसके बाद ये सारा कुछ बदला, पहली तो ये बात। हम्म और फिर उसके बाद हमने देखा कि पाक फिजाइया ने जो 10 तारीख को किया, वो भी मैं कई दफा रिपीट कर चुका हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उसको समराइज करना है। जी तो हमने प्लीज जो 5 घंटे का फजर के टाइम से लेकर 10, साढ़े 10, 11 बजे तक के 5 घंटों में जो पाक फिजाइया ने निशाने गिराई थी हिंदुस्तान पर, हम्म वो आधे से करीबन आधे से ज्यादा ड्रोन लॉयटेड किलर ड्रोन थे, अनमैन्ड थे। ये वेपन तो ऐसे हम्म थे जिसका हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। ये डायमेंशन हिंदुस्तान ने केटर नहीं किया था अपने प्लान में। एक फेयर बार ना फेयर ना जो 50% था वो जहाजों से गिराया गया था। हम्म जो सबसे ज्यादा हमने जो अचीव किया वो एक और डायमेंशन। हम्म देखिए, पाक फिजाइया ने यह तहैया किया हुआ था कि एक हमारा टॉप टारगेट जो है वो हवा में था, हम्म एक टॉप प्रायोरिटी टारगेट जमीन पर था और एक समंदर में था। हम्म हवा में था राफेल, जमीन पर था S-400 और समंदर में था विक्रांत। हम्म तो एक एक टारगेट को, ये स्ट्रेटेजिक नौयत के टारगेट पीस टाइम में सिलेक्ट हुए हुए थे कि अगर कभी एस्केलेशन हुई तो पाक फिजाइया सबसे ज्यादा ऐसी चीज को टारगेट करेगी जो अनप्रेसिडेंट हो, जो दुश्मन ने सोचा ना हो, या वो यकीन ही ना कर सके कि इनको भी नॉकआउट किया जा सकता है। हम्म ना उनको राफेल का यकीन था कि नॉकआउट किए जा सकते हैं, ना उनको S-400 का यकीन था। देखा आपने, उसका रिजल्ट ये निकला कि विक्रांत को वो दायरे में समुद्र के अंदर। यप तो ये इस एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ट्रिगर किया। अगर वो डालते विक्रांत को तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया का एक फ्लीट डेडिकेटेड तैयार था टू नॉक आउट एंड टेक ऑन विक्रांत। हम्म अगर उनको शायद समझ आ गई कि ये टारगेटिंग स्ट्रैटेजी इतनी फोकस्ड है, इतनी इनोवेटिव है, अंडर द लीडरशिप ऑफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से, तो उसके बाद आपने देखा उनकी हिम्मत नहीं हुई कि जमीन पर आने के बाद उन्हें समुद्र की तरफ तो बिल्कुल मुंह ही नहीं किया इस इलाके की तरफ। सर व्हाट आर द चैलेंजेस अहेड 2026 आर वी प्रिपेयर्ड ऑफ कोर्स वी आर प्रिपेयर्ड लेकिन चैलेंजेस है क्या क्या लेकिन ऐसा अब ये डायनामिक्स बदल गई है। ये कन्वेंशनल वॉर नहीं रही जो मैंने पढ़ी और मैंने पढ़ाई इतने साल एयरफोर्स में, ये वो जंग नहीं रही। हम्म आज तक पाक फिजाइया को हम कहते थे कि पाकिस्तान की एयर की, हवा की फिजाओं की ये शील्ड है, ये रिएक्टिव है और डिफेंसिव है। ठीक है अब ये सब कुछ बदल गया। ये पाक फिजाइया अब इस लोगों के हाथ में, जो 25 करोड़ लोग हैं, उनके लिए अब एक लीवर ऑफ इन्फ्लुएंस है। हम्म यानी एक डिसरप्टिव बैलेंस क्रिएट करने की पोजीशन में आना। ये वो फोर्स है जो बेंड करती है तमाम स्ट्रेटेजिक कैलकुलस को अपने हाथ में, जी पूरे रीजन। आपने देखा, मैं सालों से अभी वादे किया है कि पूरे डायनामिक्स को, वॉर फाइटिंग मैकेनिज्म को और स्ट्रेटेजिक कैलकुलस को अपने हाथ में बदल दिया। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आने वाली जंगें होंगी, उसकी होंगी जंगें या उसकी साइड होंगी जो अनप्रिडिक्टेबल होगा, जो सरप्राइज देगा। जो दिया पाक फिजाइया ने आपको नोट किया, टोटल सरप्राइज दिया। दुश्मन को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग की गई थी। एंटी राफेल 3 साल से पाक फिजाइया तैयारी कर रही थी, उसको अंडर एस्टिमेट किया गया। राफेल के अलावा वो S-400 का सोच ही नहीं सकते थे। मैं जी आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश करता चलूं कि राफेल को कितना डेंजरस था उसको टारगेट करना। ये राफेल के अलावा जो हमने S-400 को किया है, ये 400 डिजिट का मतलब है 400 किलोमीटर से नजदीक किसी जहाज को नहीं आने देता, पहली बात। ओके ओके अब 400 किलोमीटर से 600 किलोमीटर पे ये लॉक करता है। ये 200 टारगेट को एंगेज करता है और बयाउट 36 टारगेट को ट्रैक करता है। अब जरा उसकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी देखें। और सबसे हैरानकुन बात यह है, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए, मार्क 15 पर ये ट्रेवल करता है दुश्मन आने वाले जहाज की तरफ। मार्क 15 का मतलब है 1100 से जरब दें 17,000 किलोमीटर के करीब इसकी स्पीड होती है जब ये टारगेट की तरफ बढ़ता है। फाइटर जहाज की तो 1000 किलोमीटर के करीब होती है। तो 17 टाइम ज्यादा स्पीड ये दुश्मन के या आने वाले जहाज की तरफ बढ़ता है। उसके बावजूद इन पायलट्स को सल्यूट, जिन्होंने इतना डेंजरस या वन वे मिशन या सुसाइडल मिशन किया। तो ये डायनामिक्स इन्होंने बदल दिए हैं। जैसे मैंने कहा कि अब जो है हिंदुस्तान की, हमने वो चीजें टच की हैं या हिट की हैं जिनको अनथिंकेबल था उनके डिफेंस पॉइंट से। आने वाले जंगों में पाक फिजाइया अभी भी ऐसी तैयारियों में है जो सरप्राइज दे सके, जो वेट कर सके। मैं बाद में ऑपरेशन में होकर आया हूँ, पाक फिजाइया के सरबराह से मिला हूँ। वो अब नए तरीकों पर जा रहे हैं। मैं जब उनसे पिछली जंग डिस्कस कर रहा था तो यही साइबर कमांड के जो हेड थे, वो मुझे कह रहे थे, सर आप और मीडिया तो डिस्कस कर रहे हैं पिछली जंग को, हम तो नए टैक्टिक्स की तैयारी।
अब तो नई इनोवेशन कर रहे हैं कि हमने क्या करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह, एक आखिरी बात राय साहब मैं बताता चलूं, जी प्लीज सर। तमाम का तमाम, हम 10 तारीख को जो टनल फेंकी थी वो मेड इन पाकिस्तान ड्रोन और किलर ऑपरेशन सारे जी का। जी। ये सबसे बड़ा प्राइड होना चाहिए इस कौम को फेयर इनफ। कि आने वाले वक्तों में हम सैंक्शंस के, हम थ्रेट के, हम वार्निंग के और दबाव के उस स्टेज से निकल चुके हैं कि हमारे को स्पेयर पार्ट्स बंद कर देगा, हमारा सॉफ्टवेयर नहीं देगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टेक्नोलॉजी स्पेयर पार्ट रोक लेगा, उससे निकल चुके हैं। सर आने वाली फाइनल, जगह इंशाल्लाह। सर प्लीज 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 आप कंप्लीट कर लें। जी, मैंने कहा आने वाली जंगों में जो इनोवेट करेगा, जी। जो दूसरों पर, दूसरे मुल्कों पर सप्लाई चेन पर लेस डिपेंडेंट होगा और जो इंतहाई या आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन निकालेगा, पता उसकी तरफ जाएगी। सर और लास्टली, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने किया और पर्टिकुलर ने बहुत जबरदस्त तरीके से। सर लास्टली ये फरमाइएगा कि भी द हिंदू की एक मजमून आपने भी पढ़ा होगा, पाकिस्तान के अंदर बड़ा वाइडली शेयर हुआ है, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट का जिस तरह कली उन्होंने खोली है डिफेंस फ्रंट के ऊपर, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, कैसे मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ी इस पूरे साल के अंदर। तो सर उस सारे तनाजुर में लगता ये है कि हिंदुस्तान एट सम पॉइंट को इस तरह की ओछी हरकत फिर से एट सम पॉइंट कर भी सकता है। व्हाट डू यू थिंक, आपके क्या रीडिंग है? मैं तो 6 महीने से एक ही बात कर रहा हूँ, आज भी रिपीट कर देता हूँ। साल के एंड में मैं ये कहता हूँ कि देखिए, जब एक मुल्क में जंग लॉन्च करनी होती है, जिसके पास ऑफेंस का ऑप्शन होता है, यानी इनिशिएटिव उसके पास होता है, जो कि इस सूरत में हिंदुस्तान के पास है, तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग नहीं पूछेंगे हमारी वॉर ट्रॉफी कहाँ है। पिछली जंग में उन्होंने नहीं पूछा, पिछली दफा तो आपने बहाने कर दिए कि चीन ने हराया, पाकिस्तान ने हराया, बॉल प्ले हो गया, अंपायर हमारे साथ नहीं थे, पता नहीं क्या कुछ कह दिया। लेकिन जब आप 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए भेजेगा हिंदुस्तान जी, तो 140 करोड़ वापसी पे पूछते हैं कि क्रिकेट की टीम की परफॉर्मेंस कहाँ गई, कैसी रही, हमारा ट्रॉफी किधर है बॉल। जी, तो जब आप 85 जहाज रात को 12:30 बजे भेजेंगे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और टनिज के साथ, तो लोग आपसे नहीं पूछेंगे कि हमारी वर्ल्ड ट्रॉफी कहाँ है। अगर हिंदुस्तान समझता है कि वर्ल्ड ट्रॉफी के लिए तैयार है, जो कि मेरा नहीं ख्याल के तैयार है, तो मेरा तो इसलिए मशवरा होगा कि जब तक आपको वर्ल्ड ट्रॉफी एश्योर ना हो तो दोबारा इनिशिएटिव नहीं लेना। जी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब खालिद चिश्ती साहब, एक बार फिर से हमने जो अचीवमेंट्स थी हमारी अफवाज पाकिस्तान की और ऑब्वियसली पूरी कौम की, आपकी और मेरी जो अचीवमेंट्स थी डिफेंस फ्रंट के ऊपर और जो रिसेंट स्टैंड ऑफ था पाकिस्तान हिंदुस्तान का मेका, वो ज़रा खालिद चिश्ती साहब से हमने उनकी एक्सपर्टीज़ को थोड़ा सा रिक्वेस्ट की उनको कि ज़रा इस पर हमें बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, ताकि हम उसको एक बार फिर से जिस तरह कहते हैं ना कि रीकैप या रिफ्रेश कर सकें। एंड आर वी रेडी फॉर 2026? यस वी आर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बाकी हमारे जो अफवाज हैं उनके फ्रंट के ऊपर क्या चीज़ें चल रही हैं, व्हाट वी डिड इन 2025 एंड व्हाट आर वी डूइंग फॉर 2026, उस पर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक एक बार फिर से। 2025 में व्हाट वी अचीव्ड एट डिफेंस फ्रंट और 2026 के लिए हमारी प्रेपरेशंस क्या हैं, उसका एक क्विक रीकैप और आगे की प्रेपरेशंस क्या है उसके ऊपर थोड़ा सी बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद सर। जलसा, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर एक क्विक रीकैप हमारे नाजरीन को 2025 का पाकिस्तान इंडिया स्टैंड ऑफ, उसमें हमारी अचीवमेंट्स का प्लीज दे दीजिए और फिर आगे चल के जरा 2026 की प्रिपरेशंस के ऊपर बात करते हैं। जी देखिए साकिब, 2025 बड़ा, इसको मैं वाटरशेड ईयर कहता हूं और इट्स चेंजिंग, एक कैटलिस्ट ईयर भी कहता हूं, जो पाकिस्तान की रीइंटीग्रेशन इनटू इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हुई। वी शुड बी थैंकफुल टू मोदी साहब कि उन्होंने एक पहलगाम के ऑपरेशन के बाद एक क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट फ्रॉम वेयर द पाकिस्तानी नेशन परफॉर्म। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, पहली बॉटम लाइन में कहूंगा कि पाकिस्तानी नेशन, पाकिस्तान का रिस्पॉन्ड किया। ऑफ कोर्स मिलिट्री उसका लीड इंस्ट्रूमेंट रहा उसमें, और जिस तरीके से नोशन ऑफ विक्ट्री लिखा गया आफ्टर द ऑपरेशन मार्का हक, उस नोशन ऑफ विक्ट्री से पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड सीन में आया है जी। एक तो इंटरनेशनल फोर्सेस ने देखा कि जी इंटरनेशनल खासतौर पे जो इम्पैक्टिंग पावर्स हैं, अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं, कि उन्होंने कहा कि स्टिल पाकिस्तान इज अ कंट्री टू बी रेकन विद। और फिर आप उसके बाद देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ जुड़ना, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से ज्यादा और पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ साथ मिलिट्री लीडरशिप के जिस तरीके से वो फील्ड मार्शल का जिक्र कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान की री इंटीग्रेशन होती है। एक तो दो तीन चीजें बड़ी अच्छी हुई थी। एक तो पाकिस्तान को ऑल्दो ह्यूज थ्रेट जो ईस्ट और वेस्ट की कॉम्बिनेशन है, बट अफगानिस्तान के ऊपर हमारी कम से कम पॉलिसी में क्लैरिटी आ गई कि हाउ वी हैव टू गो अबाउट इट। फेयर इनफ। और अब एक नेशनल पॉलिसी की शक्ल इख्तियार कर सकता है, इसको होना भी चाहिए, करनी भी है, अगर पॉलिटिशियंस इसकी एक ओनरशिप
प्रॉपर तरीके से ले ले और वॉर को एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के तौर पे समझे, इसको मिलिट्री के खाते में न डाले। तो अफगानिस्तान की पॉलिसी के ऊपर बड़ी क्लैरिटी आई है जी, उसमें लेट देयर बी नो डाउट, हमने देखा है। फिर वॉशिंगटन के साथ जिस तरीके से हमारा एस्टेब्लिश हुआ है, और आपने जो इंडियन एफर्ट थी आपको आइसोलेट करने की, आपको एम्बेरस करने की, क्योंकि इंडिया ने एक इंप्रेशन दे दिया था आपके बारे में कि पाकिस्तान तो कोई मसला ही नहीं है जी, इसको देखिएगा मैं किस तरीके से एम्बेरस करता हूं। और सारी दुनिया देवर वेटिंग ऑल्सो, क्योंकि आपको याद होगा जेडी वैंस का एक दिन पहले वाइस प्रेसिडेंट एक दिन पहलगाम से पहले ये कहते कि दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, या इंडिया और पाकिस्तान का मसला है। फिर आप स्क्रैम्बल, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस कम कर जाएगा, अंदर से इंटरनल फिशर्स है, पोलराइजेशन है, एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चल रही है, थोड़ा सा चीजें स्ट्रेस में है, और ये जब मिलिट्री एप्लीकेशन होगी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और पॉलिसी कैप्चुलेशन में आसानी होगी। एज फार एज न्यूक्लियर इज कंसर्न या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कश्मीर इज कंसर्न, तो एक पाकिस्तान का तो एक वो कहते हैं कांटा निकले जी, वो नहीं निकला। वो पाकिस्तान ने बल्कि उल्टा कर दिया और आइसोलेट होते होते इंडिया को आज आइसोलेट कर दिया कि जब उनको कोई लैंडिंग ग्राउंड नहीं मिले तो वो काबुल की एक छोटी सी स्ट्रिप पे जाके उनको लैंड करना पड़ा। तो वहां आपकी रीइंटीग्रेशन होती है इनटू द इंटरनेशनल सीन। कॉन्फ्लिक्ट के खास तौर पे कॉन्टेक्स्ट में वेस्ट एशिया में भी आप अपीयर हो गए, मिडिल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में कि यू आर पार्ट ऑफ दैट एट इंपॉर्टेंट कंट्रीज, फिर आपका जिक्र भी हो रहा है। फिर वॉशिंगटन इज रीएस्टेब्लिशिंग, रीसेट कर रहा है आपके साथ अपने चीजों को, और आपको भी मौका मिल रहा है टू रीसेट। दो अभी तक तो मैं ज्यादातर समझता हूँ टेक्टिकल और थोड़ा सा ट्रांजिशनल हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो सकता है अगर हम इसको क्राफ्टली मैनेज करें व्हाइल रिमेनिंग रेलेवेंट फॉर आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर, दैट टू मी इज चाइना। तो फिर बैलेंस तो पाकिस्तान ने बड़े अच्छे से कर लिया सर इन दोनों को, चाइना और अमेरिका को रिसेंट बैलेंस तो बहुत अच्छा जा रहा है। वो देखिए साकिब, चाइना के हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट होता है जी, हमें इमोशन से निकल के डिप्लोमेसी में हमें चीजें करनी होती है। बिल्कुल, दे विल गार्ड देयर इंटरेस्ट। आप उनको बताएं कि आपका इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ कैसे गार्ड हो रहा है और हमारा इंटरेस्ट आपके साथ मिलकर कैसे गार्ड हो रहा है। वी हैव अ कॉमन एनिमी जी, चाइना का इंडिया के साथ जो चीजें चल रही हैं, और इंडिया भी कभी भी चाइना की ना ताकत को मानेगा, ना उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में वो कोई हर्डल नहीं क्रिएट, वो हर्डल क्रिएट करता रहेगा, वो बिल्कुल नहीं मान सकता चाइना को। फिर अमेरिका के अपने इंटरेस्ट है, उनकी कन्वर्जेंस है, अफगानिस्तान का मेस है, हमारा भी इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान को ठीक करें। और मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि आज अफगानिस्तान जिस हालत में भी है, जितनी बुरी हालत में है, इसकी मेजर रीजन स्टिल आई वुड से इट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो अपने मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल कोई ऑब्जेक्टिव वहां अचीव नहीं कर सकी 20 साल एप्लीकेशन के बाद। और फिर 7.2 बिलियन का वेपनरी छोड़ के चले गए, लॉजिस्टिक्स छोड़ के चले गए, क्योंकि अफगानिस्तान, तो देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट। ऐसे ये कोई सिंपल विड्रॉल तो था नहीं कि जी गलती हो गई है, ठीक है। तो वहां पे चीजें ठीक करनी है, और पाकिस्तान को चाहिए कि अमेरिका का, हमें जरूरत है अमेरिका की अफगानिस्तान को ठीक करने के लिए, रीजनल कंट्रीज की भी जरूरत है। नो सिंगल कंट्री कैन एड्रेस दिस टेररिज्म इशू, एक्सट्रीमिज्म का ये जो रेडिकलाइजेशन इश्यूज है, तो वी नीड देम। तो सब अपने अपने इंटरेस्ट गार्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी अपने इंटरेस्ट के साथ आगे फ्लो में जाना चाहिए, इमोशन से निकल के। But most important thing is, Saqib, I would say, the peace within. That is important to achieve peace. Yes. Sir, challenges क्या है 2026 के? Are we prepared for that? Because अभी हिंदू की recent story भी देखिए तो लगता तो ये है कि अपने मुल्क के अंदर जितना मोदी गवर्नमेंट का मजाक उड़ाया जा रहा है, सम पॉइंट कोई ना कोई फिर से उल्टी सीधी हरकत तो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट फिर से कोई प्लान करेगी। हिंदुस्तानी गवर्नमेंट तो शायद प्लान ना करती, लेकिन ये जो हिंदुत्व से लुथड़ी पॉलिटिकल टेररिस्ट अपने हिंदुत्व के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, भारत के ऑब्जेक्टिव्स के लिए कुछ भी कर सकती है, बिकॉज इट इज अ कंफ्यूज, क्रिटिकली कंफ्यूज, टोटली एग्री, सिटिंग आउटसाइड। ये देखे ना, वो अपनी चीजों को भी लेके डूब रहा है, अपने सेकुलरिज्म को लेके डूब रहा है, दैट इज अ बेसिक थिंग जिसने उसको जोड़ के रखा हुआ है। वरना तो ना वहां पे मजहब की कोई ऐसी चीज है, ना कोई और नेशनल वो एजेंडा, उसका जुड़ के रहना ही वो सेकुलर और वो डेमोक्रेसी दो चीजें थी जिसका सत्यानाश उसने करना शुरू कर दिया। बट हैविंग सेड दैट, आई बीइंग अ मिलिट्री मैन साकिब, मैं कभी उसकी इंटेंशंस को रीड नहीं करूंगा, मैं देखूंगा कि कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है कि नहीं है। अच्छा, जब मैं वो देखता हूं
तो फिर तो मुझे इस वक्त उनकी मिलिट्री इज नॉट इन अ पोजीशन, स्ट्रेटेजिक माइंड पोजीशन नहीं है पाकिस्तान। लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स का यूज और ये जो हिंदुत्व से लुथड़ी हुई सेफरनाइज लीडरशिप है ना, ये कोई भी मिस एडवेंचर कर सकती है अपनी खिफत मिटाने के लिए और अपना लॉस्ट टेरिटरी को रीगेन करने के लिए, क्योंकि अब उनकी पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी रिवॉल्व अराउंड कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ चीजें करने से। तो वो और अनफॉर्चुनेटली उनकी मिलिट्री हैज बिकम द मिलिटेंट विंग ऑफ द संघ परिवार, और अवाम को उन्होंने फौजी बना दिया है। ये जिंगोइज्म कर करके नफरत क्रिकेट तक आप चलेंगे, दे आर वेपनाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग, यू नो, सो दैट इज अ डेंजरस फिनोमेना। वो फिर ले डूबेगा आपको सारों पे। सर फाइनली अफगानिस्तान के ऊपर, जिस तरह पहले भी आपने फरमाया, अफगानिस्तान के ऊपर क्लैरिटी तो आ गई पाकिस्तान की, व्हाट नेक्स्ट? ऑपरेशन, नेगोशिएशन, मुज़ाकरात, व्हाट नेक्स्ट? ऑल एनकम्पसिंग। देखिए, वी आर इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर जो अफगानिस्तान की सरजमीन से हमारे खिलाफ चल रहा है जी, ये याद रखिए। साकिब, वॉर जो है ना, वॉर इज अ सीरियस प्रपोजिशन। वॉर जो है वो है पॉलिटिकल एक्टिविटी है जी। तो इसके लिए तीनों प्रॉन्ग्स चलाने होंगे। अच्छा, ये जो अफगानिस्तान का कॉन्टेक्स्ट है ये ट्रांसेंड करता रहेगा बिटवीन पॉलिटिक्स, विद नेगोशिएशंस एंड फ्रिक्शन, क्योंकि एक सेट स्ट्रक्चर स्टेट के साथ आपने डील कर रहे हैं, आप नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ डील कर रहे हैं। वो वहां से कोई फैक्शन उठ सकती है, किसी किस्म के भी फ्रिक्शन कर सकती है। तो आपने काइनेटिक से एक एनवायरनमेंट बनानी है। काइनेटिक को आप रोके बगैर डिप्लोमेसी कभी कामयाब हो ही नहीं सकती। आपके पास है क्या उनको ऑफर करने के लिए? जो पाकिस्तान में ये बड़ा पॉपुलर आर्गुमेंट करते हैं ना अपना पॉलिटिकल गेन के लिए कि जी डायलॉग करेंगे, बातचीत करेंगे, भाई हैं। किस तरह के भाई हैं यार, जो रोज आपका खून कर जाते हैं, जो आपकी मसाजिद में बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, जो आपके बच्चों को मारते हैं? कोई भाई भाई नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है वो देयर आर नेबर्स जी। और जिस तरह एक स्टेट के साथ, नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात तब भी हो सकते हैं जब वो अच्छा बिहेव भी हमारे साथ करे। तो काइनेटिक क्रिएट किए। अच्छा, यू हैव नथिंग टू ऑफर टू देम। आप अटक तक सरजमीन देने को तैयार है क्या? आप अपना खैबर पख्तूनख्वा का और बलोचिस्तान का तर्ज हयात बदलने को तैयार है क्या? आप अपनी बच्चियों को स्कूलों से उठाने के लिए तैयार है? तो यू हैव नथिंग टू ऑफर। उन्होंने, आप उनको एक ही ऑफर दे सकते हैं कि अपने आइन के नीचे पाकिस्तान के साथ जुड़ के जो इसने रहना है रहे, जिसने नहीं रहना तो फिर तो थिंग्स आर नॉट गुड। तो आपको काइनेटिक भी करनी पड़ेगी टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ डायलॉग। डायलॉग भी करना पड़ेगा, सोशल कल्चरल। हमारा अफगानिस्तान के साथ इशू नहीं, हमें तो तालिबान के साथ इशू आ रहा है, हु आर नॉट गवर्निंग काबुल फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान इवन। मुझे पता है जी, अभी हमारे जो बच्चे अफगानी यहाँ पे पढ़ रहे थे जिनको अब वापस जाना पड़ रहा है, मैं 2-3 बच्चों से मिला साकिब यूनिवर्सिटी जी। उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। उनका मुस्तकबिल वैसा ही है जैसे वो जकी एक फुटबॉलर था जो स्टो आउट होके बाहर जा रहा था वो एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट के साथ, याद होगा आपको, काबुल बगराम एयरपोर्ट के ऊपर अमेरिकन एयरक्राफ्ट। वो इसलिए वहां से चला गया जी, मुझे पता था मैं शॉर्ट पहन के यहाँ फुटबॉल नहीं खेल सकूंगा। तो इस तरह के अफगानिस्तान के सारा जो मुस्तकबिल है ना, वो स्ट्रो आउट होना चाहता है इस मौजूदा हालात से। तो अफगानिस्तान के साथ हमें कोई इशू नहीं है, बट ये डायलॉग भी चलेगा, पॉलिटिक्स भी इंप्रूव करनी होगी, बट ये सब साथ साथ चलता है। दिस इज हाउ यू वेज द वॉर, हाउ यू वॉर। और वॉर का मकसद तबाही नहीं होती, वॉर का मकसद आप इसलिए कर रहे हैं कि एक स्टेबिलिटी अचीव की जाए। वी वांट टू सी अ स्टेबल अफगानिस्तान, और इसलिए अफगानिस्तान स्टेबल चाहिए कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी इस अफगानिस्तान के साथ जुड़ी है। दिस इज माय ओन इंटरेस्ट, दैट्स व्हाई आई एम स्ट्राइविंग सो हार्ड फॉर पाकिस्तान। जल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और मुलाकात इंशाल्लाह अगले साल होगी। ऑफ कोर्स कपल ऑफ डेज टू गो। थैंक यू वेरी मच येट अगेन। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में जरा देखते हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस 2025 में क्या रहे और 2026 के लिए हमें प्रिपरेशंस क्या करनी है। हमें ज्वाइन किया है शकील रामे साहब ने, माहिर मौशियात हैं। रामे साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर, 2025 के थोड़े से चैलेंजेस हमारे क्या रहे? दो के कुछ अच्छी खबरें प्राइवेटाइजेशन के सेक्टर से तो आई पाकिस्तान के लिए, लेकिन चैलेंजेस क्या रहे और 2026 के चैलेंजेस हमारे अहेड क्या क्या, जरा प्लीज उसका एक रिकैप हमें दे दीजिएगा। देखें, 2025 में अगर हम देखें तो हमारी जो मेजर अचीवमेंट थी वो एक ही है मेरी नज़र में, वो है कि हमारी स्टेबिलिटी की तरफ चीज़ें चली गई। पहले जो हमारा हर दूसरे दिन तड़का लगा रहता था कि आज पाकिस्तान के डिफॉल्ट हुआ, कल हुआ, जिस आपको पता है कि कुछ अरसे से पिछले 2-3 सालों में ये एक आपको कंटिन्यूसली ये खबर सुनाई देती थी जी। अल्लाह का शुक्र है कि उस फेज से हम निकले हैं। दूसरा ये हुआ कि जो कि इन्फ्लेशन की जो बढ़ने की शरह थी वो कुछ कंट्रोल हुई है।
ये नहीं है कि इन्फ्लेशन खत्म हो गई है, इन्फ्लेशन की जो बढ़ने की शरह थी, वो जो कम हो रेट था, वो नीचे आ गया है, वो कम हो गया है। तीसरी बात यह है कि अभी हमें कुछ नजर आना शुरू हुआ है कि कुछ ममालिक के साथ हमने माहदे किए हैं और कि हम हमारे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आए, तो वो भी बस आप देखें गल्फ की तरफ चले जाएं तो या दूसरे ममालिक की तरफ। फिर इन टॉप ऑफ दैट दो बड़े अहम माहदे पाकिस्तान ने साइन किए हैं, माहदे कह लें या प्रोग्राम कह लें, कि जो कि 2025 में हमने साइन किया है। एक तो ये था कि सी पैक 2 का जो कि हमारा ऑफिशियल लॉन्च हो गया। जी अगर हम सी पैक 2 को देखें तो उसमें जो चीजें हैं कि ये 5 ईज जो पाकिस्तान ने डिवाइस किया है विजन, या जो पाकिस्तान के 5 कॉरिडोर्स है कि जिसमें ग्रोथ का है, लाइवलीहुड का है, इनोवेशन का है, इंडस्ट्री का सारा कुछ है, वो उनके साथ अलाइन है कि हाँ यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आएगी सी पैक के थ्रू, वो हमारे जो कि हमने इन्विजन किया हुआ है कि हमारे 5 कॉरिडोर्स हैं, और जो हमारे 5 ईज में एजुकेशन है, इक्विटी है, फिर उसमें इकोनॉमी है, उसमें एजुकेशन है, कि उनके हिसाब से हमारे जो कि इन्वेस्टमेंट आएगी। सिमिलटेनियसली हमने चाइना के साथ एक और माहदा किया, जाके एक और प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको कहते हैं एक्शन प्लान, कि जो कि हमारे 5 साल के लिए साइन किया है, कि पाकिस्तान और चाइना ने एग्री किया है कि जो अभी हमारी फ्रेंडशिप है या तलाकात है, इनको मजीद मजबूत किया जाएगा तो कि हमारी जो कि एक नई कम्युनिटी विद शेयर्ड फ्यूचर और न्यू इरा में, जो कि चाइना का एक ऑफिशियल स्लोगन है, उसमें लेके जाएंगे। तो इसका मतलब ये है उसके अंदर 7 एरियाज हैं और उसमें फिर सी पैक 2 को भी दोबारा री-इन्फोर्स किया गया है, फिर उसमें सिक्योरिटी की भी बात है, टेक्नोलॉजी की भी बात है, ऐसा काफी सारी चीजें हैं, उसमें 7 एरियाज हैं। फर्दर डी कोड करते जाएं तो उसमें में जो सब एरियाज जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास कंक्रीट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो चुकी हैं इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए टिल द एंड ऑफ 2025। अब हम अगर इन अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करते हैं तो हमारा जो 2026 का जो ईयर है वो हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल का ईयर हो सकता है। मैं इसमें बहुत श्योर हूं, अगर अगर हम इनको से बेनिफिट करते हैं। तो दूसरी बात आपने कही थी कि प्राइवेटाइजेशन की, मेरा जो नुक्ता नजर आपसे मुख्तलिफ है, मैं प्राइवेटाइजेशन के हक में नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी जो स्टेट है वो सिर्फ टैक्स रेवेन्यू पे नहीं चल सकती। ठीक है, गवर्नमेंट को, मतलब आपको एक मिसाल देके हम आगे चलते हैं चैलेंजेस पे। अभी जो चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, आपको पता है उसकी जो एसओईज है वो ऑलमोस्ट 32% उसके नेशनल जीडीपी का हिस्सा है, और वो मेजर स्ट्रेंथ है चाइना की, जहाँ से स्टेट के पास पैसा आता है। सर ठीक है, मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर सकता, मेरे मेहमान है, भाई है मैं, और फिर आपकी फील्ड है, मेरी तो ये फील्ड भी नहीं है ना, इकोनॉमी मेरी तो इंडस्ट्री भी नहीं है, बट चाइना मॉडल और पाकिस्तान मॉडल सर फर्क काफी सारा है। बाकी आप ठीक कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना इसको, एसईज की प्राइवेटाइजेशन को, ठीक है करें, मैं इस पर भी बात नहीं करते अच्छी है कि गलत है। हमने तो पहले भी की थी 90s में, हमने उसके बाद भी की थी, हमारे हालात अच्छे क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो बेसिक प्रॉब्लम हमारी गवर्नेंस के, जहाँ जो बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो वहीं के वहीं खड़े हैं। जब तक आप उन मसाइल को हल नहीं करते तब तक आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आप इसकी मिसाल इस तरह समझ लें, SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल एक बहुत पावरफुल अदारा है जिसमें प्राइम मिनिस्टर बैठता है, CDF बैठते हैं और चीफ्स बैठते हैं। कौन नहीं उसमें बैठता? इससे ज्यादा पावरफुल कौन सा अदारा हो सकता है? ठीक है। अब 3 सालों बाद में बताएं इनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, क्योंकि जो हमारे पॉलिसी के और स्ट्रक्चर्स के, जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स के फलाह है, वो जिसमें अभी बात की इनएफिशिएंसी की, रेंट सीकिंग की तरह, वो तो वहीं पर वेल कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको फिर SIFC बना दिया, उसको अपने पावर्स क्या दी? अगर इस तरह की इत्तेसाद बनाना था फैसिलिटेशन सेंटर, उससे तो बेहतर था बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता। ठीक है, उसका भी तो यही काम है ना, वो तो एक लीगलाइज्ड एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। नेक्स्ट ईयर में रामे साहब, अब नेक्स्ट ईयर में आपकी मेरी मुलाकात स्क्रीन पे दोबारा होगी, हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है आज, लेकिन हम इन टॉपिक्स पर डिटेल को एक्सप्लॉइट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर, क्योंकि दो दिनों के बाद तो अगला साल स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच रामे साहब, बहुत शुक्रिया आपके। जनाब रामे साहब, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तो उसके बाद आज के इस शो में ना थोड़ा सा, क्योंकि ये रेंडर है तो हमने कोशिश की है कि ज़रा सितारों का हाल भी दो के, आई नो अपना अपना इल्म है, कैलकुलेशन है लोगों की, लेकिन चले ये रेंडर है तो देखते हैं अगला साल कैसा आएगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। नाज़रीन, 2025 तो गुजर गया, 2026 में क्या क्या होगा उस पर ज़रा बात करते हैं। आई होप एंड प्रे कि सब अच्छा ही हो, विश तो यही करना चाहिए। दाऊद साहब हैं, माहिर इल्म नजूम हैं, हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। दाऊद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 25 गुजर गया, 26 आ रहा है, ज़रा ओवरऑल पहले थोड़ा सा हमें स्केच दे दीजिए कि 26 कैसा होगा, फिर ज़रा उसको डिटेल में शख्सियात पे,
वो क्या होगा, उस पर आगे डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले राय साहब आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और 2025 जैसा कि आपने देखा 2025 मार्स के अदद की एनर्जी, मार्स 9, आपने लड़ाइयां देखी, आपने जंगें देखी, आपने पाक इंडिया जंग भी 2025 में देखी, जो कि बड़े अरसे से 1965 1965 की जंग हो या 1971 की जंग के बाद आपने इस तरह की एक बड़ी तब्दीली देखी थी 2025 में। हुआ ये कि 9 जो है वो लड़ाई झगड़े, अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, हर तरफ जो है लड़ाई की बात थी। अब क्योंकि 2025 गुजर चुका है और 2026 आ चुका है, तो मैं सबसे पहले न्यूमरोलॉजी से बात करूंगा कि 2026 की बात करूं तो 1। अच्छा, ये 1 की एनर्जी अगर इल्मुल अदाद में देखें तो 1 पहला अदद है, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अच्छा, 1 है एनर्जी सन की, सन है सूरज। अब न्यूमरोलॉजी में अगर मैं 1 को डिफाइन करूं तो ये निजाम अदल हो सकता है, बिल्कुल आएगा। जो लोग मेहनत करेंगे उनको उसका रिवार्ड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 9 हमेशा एनर्जी प्रेजेंट करता है एस्टेब्लिशमेंट को, और यानी कि आप उसको कह सकते हैं कि जी पावर्स को, पुलिस को। लेकिन 1 एनर्जी वाजे करता है आपके, इसको राजा कहते हैं, इसको करता है आपके बादशाह को, आपके सदर को। अजराम फल्की में अगर आप देखें तो जो सूरज है उसके इर्द गिर्द तमाम सियारे और सितारे गर्दिश करते हैं, सूरज की अहमियत है। होगा ये कि 2026 में जो लोग अपने काम में मेहनत नहीं करते थे वो भी वादे आ जाएंगे, जो अदारे काम नहीं करते थे वो भी पता चल जाएगा कि अदारों की हकीकत क्या है। जो सही था वो सही सामने आएगा, जो गलत था वो भी सामने आएगा। अवाम को शऊर आएगा, हकीकत का पता चलेगा, मीडिया का दौर बनेगा, मीडिया की आवाज सुनी जाएगी। मैं समझता हूं कि 2026 जो है वो एक चेंज होगा, एक पावरफुल चेंज होगा। ये चेंज इल्म के ऊपर होगा, हिकमत के ऊपर होगा। अवाम अब बहुत समझदार हो चुके हैं। तो ये चेंज आज हर जगह, हर अदारे, हर महकमे में देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जिन लोगों ने सही सिमत में फैसले ना किए तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम बनेगी। 2026 आप ये नहीं कर सकते कि आप सही को गलत और गलत को सही कह लें। सही को सही कहना पड़ेगा, गलत को गलत मानना पड़ेगा। चले जरा इसको ना ब्रेक डाउन करते हैं, 1 बाय 1 करते जाते हैं। मुईशत को लेकर पाकिस्तान के, आपको पता है चैलेंजेस हमारे बहुत ज्यादा हैं इकोनॉमी को लेकर। मुआशी तौर के ऊपर पाकिस्तान को मुस्तहकम होगा 26 में? देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की एक अच्छी एनर्जी है। पाकिस्तान को अगर मैं 8 की एनर्जी से प्रेजेंट करूं तो 1 सूरज है। तो मैं पाकिस्तान के लिए एक खास बात कहूंगा कि अगर आप सही फैसले करोगे, और पाकिस्तानी अवाम को भी लेके बात करूंगा कि 2026 आपको क्या कह रहा है, मैसेज क्या दे रहा है। वो कह रहा है कि अगर आप 6 घंटे काम करते थे तो आपको 8 करने चाहिए, अगर 8 घंटे काम करते तो आपको 10 करने चाहिए, अगर 10 घंटे काम करते तो आपको 12 करने चाहिए। तो पाकिस्तान को वो सूरज कह रहा है या सन कह रहा है कि भाई आप बिलाशुबा आप दूर हो हमसे, बिलाशुबा आप तरक्की नहीं कर सके, आपने बड़ी गलतियां की हैं, हमने बहसीयत कौम बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन आप जितनी मेहनत करते हो आपको रिवार्ड मिलेगा। तो मईशत के मुतल्लिक़ मैं यहाँ पे टैरो कार्ड की एनर्जी यूज करूंगा यहाँ पे 2026 के हवाले से, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ टैरो कार्ड की एनर्जी के ऊपर भी बात करूंगा। तो पाकिस्तान की जो है 2026 में एनर्जी क्या नजर आती है मईशत के हवाले से, तो राय साहब देखते हैं पाकिस्तान की 2026 मईशत के हवाले से क्या एनर्जी नजर आती है। तो यहाँ पे देखें, अभी तो यहाँ पे अगर आप देख सकें तो मईशत का पट्टा बैठा हुआ है, बिल्कुल गरीब अवाम बिल्कुल गरीब है और काम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है जनाब। 2026 में भी काम, सेकंड कार्ड की एनर्जी में हम देखते हैं क्या होने जा रहा है। सेकंड चांस दे दे अवाम को, सेकंड चांस दे, यहाँ पे कम नहीं बढ़ना। अब सेकंड कार्ड की एनर्जी में बिल्कुल मईशत सही हो सकती है। वक्त दूर नहीं है कि अगर आप सही फैसले कर लें जनाब, और सही फैसले करना हुकूमत की, राज्य की जिम्मेदारी होती है। तो राजा कौन है? मैं यहाँ पे पाकिस्तान की मईशत की बात करूं, मैं आसिफ अली जरदारी को राजा कहूं या शहबाज को राजा कहूं तो मुझे कोई जायका नहीं है, क्योंकि 9 अदद गुजर चुका है 2025 में और वहां पे आप 9 अदारे थे, अदारों ने अगर काम किया होगा तो फिर आपकी मईशत भी ठीक होगी। तो मैं नहीं समझता मईशत वाइज थर्ड कार्ड की एनर्जी में आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या आप समझते हैं कि आप जो है अमेरिका आपको $1 मिलियन की मदद देगा, क्योंकि अब आपके पास बेचने के लिए बचा कुछ नहीं है, कोई मंजन मुझे नजर कोई नहीं आ रहा। कार्ड्स की एनर्जी में मुझे कोई नहीं नजर आ रहा। हाँ, अलबत्ता अगर आपको
तुर्त का पत्ता उठा के ले आते हैं आसमानों से और कहेंगे जी पाकिस्तान की मईशत आसमानों को छू रही है। वो जो छू रही है वो हम गरीब अवाम के पास जाते हैं, जनाब आपकी वक्त के ऊपर खाना पूरा होता है, वो कहता है जी मेरे बच्चे भूखे मर गए। तो मुझे नहीं नजर आती 2026 में आपको मईशत में अगर आपने वही हरकतें की, अवाम को सोचा नहीं, अवाम का ख्याल नहीं किया और आप कहते रहे कि जी अब एक माहिर इल्म नजूम के पास जाओ और वो आपको जो है वो सब्ज बाग दिखा दे। मैं आपको सब्ज बाग दिखाने नहीं आया, मैं आपको ये कहने आया हूं कि अगर आपने मेहनत नहीं की, मैंने पहले ही आपको कह दिया था, सन आपको कहता है भाई अगर आपने गलतियां की तो गलतियों का खमियाजा मुल्क को कौम को भुगतना पड़ता है। और अभी भी अगर आप गलतियों पे गलतियां करते रहो तो आपको फिर मुईशत की बात नहीं करोगे, आप कहोगे क्या हम 2026 में बच पाएंगे, क्या हमारा वक्त पे खाना मिल जाएगा, क्या हम अपने हालात में सरवाइव कर जाएंगे। तो आपको ये सवाल करना चाहिए था। मुईशत के बारे में मुझे इतनी अच्छी एनर्जी नजर नहीं आती मेरी जान। लेट्स होप एंड प्रे, हम दुआ करते हैं ना, दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक खैर करे। मुझे ये बताइए कि अच्छी बात है दुआ के ऊपर दुनिया कायम है, दुआ से वक्त से पहले और मुकद्दर से ज्यादा मिलता है। शायद हमारी कौम दुआओं से ठीक हो जाती, अभी तक हम 1947 मैं तो फिर भी दाऊद साहब दुआ ही करूंगा ना, पॉजिटिव दुआ की, अच्छे के लिए ही दुआ करूंगा। अच्छा मुझे ये बताइए 26 में मरियम बीबी और बिलावल साहब, इनका कोई पॉलिटिकल स्टैचर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? मतलब मैं अगर प्लेन क्वेश्चन करूं तो मरियम बीबी वजीर आज़म पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो वजीर आज़म पाकिस्तान, इज इट पॉसिबल? कुछ क्या लग रहा है? देखिए अगर आप ये कहते हैं कि मरियम को अलहदा चेक करें तो वो तो हक बनता है और बिलावल को अलहदा चेक करें वो तो हक बनता है। अगर आप ये समझे कि इन दोनों को इकट्ठा ही चलाना है, नहीं जबरदस्ती वन बाय वन, मैंने दो सवाल इकट्ठे कर लिया लेकिन वन बाय वन दोनों का एक। यस, क्योंकि अगर आप जबरदस्ती चलाना चाहते हैं तो उनको चलाने वाला सिस्टम मौजूद बैठा हुआ है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं वन बाय नहीं सर, वन बाय वन, कल्ले कर लो। जी अकेले प्लीज। जी बिल्कुल अकेले। तो मरियम की हम 2026 में सर एनर्जी की बात करते हैं जी। तो 2026 में मरियम की क्या एनर्जी नजर आती है? तो मरियम नवाज की 2026 में, अभी तो मरियम नवाज की अच्छी एनर्जी है जी करंट में, मगर सेकंड कार्ड की एनर्जी, 3 कार्ड में टैरो कार्ड का यूज कर रहा हूं तो बिल्कुल मरियम नवाज अच्छी एनर्जी के साथ बैठी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे सूरत हाल, हाँ बड़ी अच्छी खबर मिल सकती है जनाब मरियम नवाज की। मैं मरियम नवाज को बड़ा दे रहा हूँ 2020, बिलाशुबा मरियम नवाज ने बड़े अच्छे काम किए हजरत और अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। अच्छे काम जैसे कि अगर आप किसी की जो है शख्सियत को देखते हैं कि उन्होंने काम किए कि नहीं, कहें कार्ड तो अच्छे हैं, अच्छा काम किया, तो मरियम नवाज की 2026 में बहुत ही अच्छी एनर्जी नजर आती है मुझे। वेरी गुड। अब बिलावल साहब पे जरा बात कीजिएगा। जी बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करते हैं जी। 2026 में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या करने जा रहे हैं? तो बिलावल भुट्टो जरदारी तो अभी यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन जा रही है बिलावल की, अभी पता नहीं चल रहा कि बिलावल वो वजीर आजम का ओहदा संभाल भी पाएंगे कि नहीं, इसलिए आसफा को प्रेजेंट किया जाता है बार बार। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप आज की एनर्जी में बंधा हुआ है। अब बिलावल क्या, जिस तरह के कहते हैं जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, शायद हमारी अभी तक हुक्मरानी अवाम की वो सूरत हाल नहीं पहुंची कि आप कह सकोगे कि जी बिलावल ही हमारा वजीर आजम आए। मगर मैं नहीं समझता कि बिलावल की अच्छी एनर्जी है मरियम नवाज की निस्बत। तो बिलाशुबा पाकिस्तान पीपल पार्टी एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है बिलाशुबा। यहाँ पे कार्ड की एनर्जी में मैं ये नहीं कहता कि बिलावल एक कमजोर है, लेकिन बट यहाँ पे पहले कार्ड की एनर्जी में अभी बिलावल के ऊपर भरोसा नहीं किया जा रहा। सेकंड कार्ड की एनर्जी के ऊपर ये है जनाब के इसके लिए आगे जाके शायद कोई प्लानिंग हो पाए। लेकिन थर्ड कार्ड की एनर्जी बिलाशुबा आसिफ अली जरदारी साहब, आप जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी का एक मुफाहमत के बादशाह तो है, तो बिल्कुल जमहूरियत के बादशाह और सियासत के भी बादशाह, जैसे भी हालात हैं, नाम आसिफ अली जरदारी की उंगली नहीं उठती तो उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं बिलावल को तो जाता ही है। आसिफ अली जरदारी की सफाई है उसका फल उसके बच्चे ही तो पाते हैं। अब फाइनली मुझे ये बताइए, तहरीक इंसाफ की मुश्किलें कोई पाकिस्तान के अंदर, सियासत के अंदर पाकिस्तान की कोई कम होती दिखाई दे रही है नेक्स्ट ईयर, या फर्दर मजीद एलिवेट होगी? जनाब तहरीक इंसाफ की बात करता हूँ, यहाँ पे कार्ड्स की मैं देखें राय साहब बात एनर्जी पे करूंगा। मैं बात जो है वो यहाँ पे किसी जमात को प्रेजेंट करने नहीं आया, मेरे पास जो एनर्जी होगी मैं उसी को डिफाइन करने आया हूँ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि मैं अपने फील्ड में सर अपने फील्ड में रह के बात कर सकता हूँ, मैं अपनी हदूदों रह के बात कर सकता हूँ, मुझे कोई सियासत से दिलचस्पी नहीं है। मैं क्योंकि एक गरीब अवाम होकर बात कर सकता हूँ, मैं एक आम बंदा होकर बात कर सकता हूँ, मैं उसी को प्रेजेंट करने वाले बंदों में से बात कर सकता हूँ। तो राय साहब आपका भी यही हक बनता है कि आप भी उसी हवाले से ही बात कर रहे हैं। चला तो देखते हैं
2026 में जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क्या एनर्जी है। बिलाशुबा फिर हम खान साहब की भी बात करेंगे कि वो आएंगे नहीं आएंगे, मुझे पता है कि आपका अगला सवाल उसकी तरफ ही जाएगा। तो पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बात करते हैं कि 2026 में, तो पाकिस्तान 2026 में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की टू एनर्जीज के ऊपर मैं बात करूंगा। क्या सूरत हाल नजर आती है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 2026 में, किस एनर्जी की मालिक नजर आती है। अच्छा, ये पहले कार्ड में अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कद कार्ड में आप कमी नहीं देख सकते। ओके, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कद कार्ड आपको नजर आएगा। सेकंड कार्ड की एनर्जी में बात करूं तो अभी आपको तहरीक इंसाफ वालों को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड कार्ड की बात तो बिल्कुल तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर 2026 में मिलेगी। ओके, अब मैंने ये पहली एनर्जी की बात कर दी है, मैं सेकंड कार्ड की एनर्जी में 3 कार्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2026 के निकालूं तो यहाँ पे बिलाशुबा भारी जिम्मेदारियां तहरीक इंसाफ के ऊपर पड़ी हुई हैं। आपको बड़े शोबों के ऊपर अदालतों में या बड़ी जगहों पे अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। सेकंड कार्ड की एनर्जी 2026 में बिल्कुल आपके लिए अभी भी ये अंदिया है कि अगर आपको, मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 ऑप्शन मिली हुई थी खान साहब को, इस हवाले से कि आप या तो बाहर चले जाएं, कुछ अरसा बाहर रहें और फिर जाके जो है कि इन डीलिंग के ऊपर काम कर लें, तो डीलिंग अभी भी मौजूद है। तो अभी ये देखें यहाँ पे डीलिंग है कि खान साहब अगर बाहर चले जाते हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से तो फिर तो बड़ी अच्छी एनर्जी है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, खत्म नहीं होने वाली। आप कहो कि आप खत्म समझते हैं, ऐसा मुझे नजर नहीं आता 2026 में। तो तहरीक इंसाफ बजाते खुद अपनी जगह पे मौजूद रहेगी। कंक्लूड करते हुए खान साहब बाहर आ रहे हैं अगले साल के नहीं? यस, ये एक बहुत ही ऐसा सवाल है जो कि सदियों से बल्कि अब तो चलता आ रहा है कि कोई कह रहा है कि जी खान साहब जो है वो 25 में बाहर आ जाएंगे, कोई कहता है जी 26 में आएंगे, कोई कहता आएंगे ही नहीं। तो ये एक बहुत एक जिम्मेदारी वाला सवाल है। मैं एनर्जी के ऊपर ही बात करूंगा खान साहब के हवाले से। तो खान साहब की करंट एनर्जी के ऊपर बात करूंगा और आने वाले वक्त की एनर्जी तो बात करूंगा मैं 2026 के हवाले से। तो 2026 में खान साहब की एनर्जी, बल्कि अभी की एनर्जी, अभी हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है, जैसे ही ये प्रोग्राम अपलोड होगा तो हम 2026 में ही चले जाएंगे। तो खान साहब की करंट एनर्जी क्या नजर आती है और आने वाले वक्त में क्या रहेगी, तो इसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि करंट एनर्जी क्या नजर आती है। देखिए जी, करंट एनर्जी में आप देख रहे हैं कि खान साहब बुरी तरह फंसे हुए हैं। बिल्कुल खान साहब, ये एक स्नेक है, एक सांप है और खान साहब उसके दरमियान में ऐसे फंसे हुए हैं कि मैं समझता हूँ कि खान साहब यहाँ पे बहुत ही फंसे हुए हैं। और सेकंड कार्ड में ये नहीं समझिएगा कि फंसे हुए तो खान साहब बाहर नहीं आ सकते। खान साहब आज चाहे, इस वक्त चाहे, आप उन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करो तो खान साहब कल बाहर है। ये तो खान के ऊपर डिपेंड करता है कि कब आते हैं कब नहीं आते। थर्ड कार्ड की एनर्जी क्या कहती है? थर्ड कार्ड की एनर्जी, नहीं, खान को अभी बाहर नहीं आने दिया जाएगा, प्रॉब्लम में होगा खान। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस एनर्जी की, करंट एनर्जी की, तो ये सिचुएशन है कि खान अभी समझौता नहीं कर रहा, मुफाहमत बिल्कुल नहीं कर रहा। क्या वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा 2026 में? करंट तो मैंने आपको बता दिया। 2026 में खान की क्या एनर्जी नजर आती है तो उसको हम चेक करते हैं जनाब। 2026 में इमरान खान साहब की क्या एनर्जी नजर आती है, तो कार्ड्स क्या कहते हैं। तो 2026 में खान बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे नजर आती है। पहले कार्ड में इनके लिए कोई चीजें बेहतर हो रही हैं, हो सकती हैं, चीजों को डिफाइन किया जाए। सेकंड कार्ड की एनर्जी, बिल्कुल खान का कद काट बिल्कुल ठीक हो सकता है। खान अगर कितना भी अच्छा आ गया तो खान को आप इजी ना लें जनाब। यहाँ पे 2026 में खान के साथ कुछ भी अच्छी डीलिंग हो सकती है, अच्छी बातचीत हो सकती है, खान को एक रास्ता मिल सकता है बाहर आने का, बातचीत करने का। तो मैं समझता कि आप जिस तरह बात की आपने तहरीक इंसाफ का कद काट, मैं समझता हूं कि कद काट अगर ठीक है तो उसके लिए खान बिलाशुबा इस वक्त कहीं नहीं आपको नजर आता। आपको दूर दूर तक कोई ऐसा चांस नजर नहीं आता कि शायद खान जो है वो अब आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन 2026 में शायद आपको अदारों को, सियासी अदारों को, सियासी लोगों को इस बात की डिमांड बढ़ जाए कि जनाब अगर हमने सबको, अब एक बहुत बड़ा हिस्सा है तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का, तो हमने अदारों को साथ लेके जाना है, तो हमने इसको भी साथ लेके जाना है, क्योंकि फर्द कायम रफ्ते में तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया वेरी मच फॉर टाइम। नाज़रीन, जनाब दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ऑब्वियसली ये एक कैलकुलेशंस होती हैं, अपने जो फील्ड है उसमें अपने अपने कैलकुलेशंस के ऊपर ही लोग बात करते हैं। लेट्स होप एंड प्रे। मेरी सिर्फ वही हमेशा की तरह एक ही दुआ कि
आने वाला साल हमारी मुश्किलात थोड़ी कम हो, पाकिस्तान ट्रैक के ऊपर वापस आए, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में हमारी बेहतरी आए, हमारे पॉलिटिकल कॉरिडोर्स जो है वहाँ पर कोई स्टेबिलिटी देखने में आए, कोई अदालतें बेहतर परफॉर्म करें, आप और मैं, सबसे पहले तो आप और मैं अपनी बात करते हैं ना कि आप और मैं ज़रा बेहतर परफॉर्म करें, जो गलतियाँ कोताहियाँ 25 में की हैं वो अगले साल नहीं करनी। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको कोप अप इन चैलेंजेस से निपटना भी आपने और मैंने, ये किसी बाहर के बंदर नहीं आना इस मुल्क में आके कि जो आपके और मेरे चैलेंजेस कम करेगा। बहुत सारी दुआओं के साथ 2026 में इंशाल्लाह जाते हैं और लेट्स फॉरगेट 2025, वी हैड आवर चैलेंजेस, लेट्स सी व्हाट 2026 ब्रिंग्स आवर वे। आपसे मुलाकात होगी अगले साल, वैसे तो अगला हफ्ता, लेकिन अगले साल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एक दूसरे को ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।